हेलो छात्र, मैं आप वो लोगों को सीबीएसई परीक्षा का सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको चौथा सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। इसमें मैंने आपको पहला दूसरा प्रश्न मैंने आप लोग को करवा दिया है। अपठित काव्यांश और गद्यांश। अब जो है आपका तीसरा प्रश्न शुरू होता है। यह है व्यवहारिक व्याकरण। ये जो प्रश्नोत्तर है व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित हैं। इसमें तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। पहला है, जैसे ही सूर्य उदय हुआ फूल खिल उठे। सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। यह वाक्य आपको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन हैं। सूर्य उदय होने पर फूल खिल उठे। जैसे ही सूर्य हुआ वैसे ही फूल खिल उठे। जब सूर्य उदय हुआ तब फूल खिल उठे। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोनों वाक्य, सेकंड और थर्ड वाक्य आपका है मिस वाक्य है। इसलिए पहला वाला वाक्य जो है, सूर्योदय होने पर फूल खिल उठे, यह इसका राइट आंसर, यह इसका सही उत्तर है। फिर है निम्नलिखित में मिश्रित वाक्य। इसमें 4 वाक्य हैं, इसमें से आपको मिश्र वाक्य छांटना है। चौकीदार आकर डंडा घुमाकर चला गया, यह सरल वाक्य है, इसलिए नहीं हो सकता। जैसे ही चौकीदार आया वैसे ही वह डंडा घुमाकर चला गया। तो जैसे और वैसे, इसमें आश्रित पैर, जैसे ही चौकीदार आया यह प्रधान वाक्य है, और उस पर आश्रित है वैसे ही वह डंडा घुमाकर चला गया। तो ये जो वाक्य है हमारा मिश्र वाक्य है। फिर आपका तीसरा वाक्य है, विज्ञान से ज्ञान बढ़ता है तथा सम्मान मिलता है। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। तो यह हमारा संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें 2 वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो। जैसे विद्या से ज्ञान बढ़ता है, एक वाक्य ये हो गया, सम्मान मिलता है दूसरा वाक्य ये हो गया, और ये जो तथा समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। चौथा है, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। 4 वाक्य दिए गए हैं, 3 वाक्य, इसमें से आपको सरल वाक्य छांटना है। वह परिश्रम करने से सफल हुआ। उसने, दूसरा वाक्य है, उसने परिश्रम किया तब सफल हुआ। तीसरा है, जैसे ही परिश्रम किया वैसे ही सफल हुआ। देखिए सेकंड वाक्य है संयुक्त वाक्य है, थर्ड वाक्य मिश्र वाक्य है, इसलिए जो पहला वाला वाक्य है वह सरल वाक्य है। इस पे फिर अब है क्वेश्चन नंबर 4 आंसर। निम्नलिखित किसान खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं, कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। देखिए कर्मवाच्य वाक्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए किसानों ने, यह वाक्य भी हमारा कर्तृवाच्य है। किसान द्वारा खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, यह सही उत्तर है। तो सेकंड वाला वाक्य इसका सही है। दूसरा वाक्य है, राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, कर्तृवाच्य में बदलिए। तो इसका उत्तर है, राजा ने प्रजा को कष्ट दिए। फिर आपका है गा वाला वाक्य। निम्नलिखित में भाववाच्य वाला वाक्य छांटिए। सोहन से चला नहीं जाता। दूसरा है, सोहन के द्वारा चला नहीं जाता। तीसरा है, सोहन चल नहीं सकता। चौथा है, सोहन नहीं चलता है। तो इसमें देखिए कर्ता से के बाद जाना धातु का प्रयोग है, तो सोहन से चला नहीं जाता। ये जो वाक्य है हमारा कौन सा वाक्य है? कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। फिर है गा वाला, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है। गीता के द्वारा लिखा नहीं जाता, ये भी
कर्मवाच्य है। पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया था, ये भी कर्मवाच्य है। पान कहीं आगे खाया जाए, आइए अब चला जाए, तो ये हमारा क्या है, कर्मवाच्य नहीं है। बाकी सभी वाक्य जो हैं कर्मवाच्य हैं। तो इसमें फोर्थ वाला आंसर सही है। निहारिका पढ़ रही है, वाच्य का प्रकार बताइए। इसमें हमें वाच्य का प्रकार बताना है, तो ये हमारा कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। अब प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित, इसलिए आपका पद परिचय से संबंधित है। हम देश पर सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं, इसमें आपको हो जाते हैं, इसका आपको पद परिचय देना है। तो यह साकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल। दूसरा है द्विकारक क्रिया, कि उसमें दो क्रिया नहीं, इसलिए ये वाला वाक्य भी नहीं है। तीसरा है आकर्मक क्रिया, ये भी नहीं है। चौथा है बहुकारक क्रिया, तो इसमें जो पहला वाला वाच्य वो पद परिचय वह सही है, क्योंकि हो जाते हैं साकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, कर्तृवाच्य है और वर्तमान काल है। फिर आपका आता है वहाँ अत्यधिक लोग जमा हो गए थे। इसमें आपको जो है वाच्य, इसमें आपको अत्यधिक का हमें पद परिचय देना है। तो संख्या, ये पहला है गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण नहीं, इसलिए ये भी नहीं है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण स्त्रीलिंग, यह भी नहीं है क्योंकि यह पुल्लिंग है, लोग। फिर तीसरा वाक्य है जातिवाचक, संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन और लोग विशेष से इसमें लोग। तो ये वाला वाक्य, ये वाला उत्तर आप लोग का सही है। तीसरा है विश्व में हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसमें जो है पर्वत का हमें पद परिचय देना है। तो पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। फिर जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन और संबंध कारक। देखिए इसमें पहला वाला वाक्य इसलिए नहीं है, पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें बहुवचन दिया गया है। दूसरा वाला जो है, तीसरे वाले में आपको दिया गया है स्त्रीलिंग, क्योंकि पर्वत पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। तो यह भी हमारा क्या है? वाक्य नहीं है। फिर है चौथा है यह लड़की बहुत मेधावी है। जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ता कारक। ये वाला उत्तर सही है। हम पार्क में टहलने गए। तो यह जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग और अधिकरण कारक। जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग और अधिकरण कारक। अब देखिए इसमें और ऑप्शन क्यों नहीं, वो आप लोगों में समझाऊं। देखिए दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पार्क, अगर पार्क का नाम होता तो तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, परंतु पार्क का नाम नहीं है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, इसलिए यह नहीं, और करण कारक भी नहीं है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग, तो यह भी नहीं है, क्योंकि पार्क जो है पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। फिर है आपका जातिवाचक संज्ञा, अधिकरण का बहुवचन, पार्को नहीं है, पार्क में, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो उसका जो पहला वाला उत्तर है वह सही है, जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, अधिकरण कारक। अब है आपका छठा क्वेश्चन, ये रस, जो आपका व्याकरण का रस है, रस पाठ से संबंध से लिया गया। सिर पर बैठ्यो काग, आँखी दो खात निकारत, खींचत जीवहि सार,
अतहि आनंद उर घाटत। तो इसमें रस का नाम आपको बताना है। तो देखिए इसमें रोद रस नहीं, क्योंकि हमें गुस्सा नहीं आ रहा, श्रृंगार रस नहीं है, हास्य रस नहीं है, तो उसका यह है विभत्स रस है, क्योंकि हमें घृणा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इसमें सिर पर बैठे हो काग, यानी कि जो कौवा है आंखों को निकाल कर खा रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है यह है जो है विभत्स रस है। फिर है दूसरा है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। फिर आपका आता है बादल गरजो गरजो, बादल गरजो घरे घोर घोर गगन धाराधर। इसमें रस जो है आपका भयानक रस है, क्योंकि बादल की गर्जना को सुनकर भय उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस है। फिर आपका आता है बत्सल किस रस का स्थायी भाव है? बत्सल जो है बात्सल्य। देखिए इसमें भक्ति रस का स्थायी भाव नहीं है, क्योंकि भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वरीय प्रेम। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। और फिर आपका बचता वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है बाल स्नेह या वत्सल। फिर आपका आता है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए भय भयानक रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा जो है विभत्स रस का स्थायी भाव है। वत्सल वात्सल्य रस का है। तो अब आपको बताया आपका उत्साह, उत्साह जो है वह वीर रस का स्थायी भाव है। तो इस प्रकार से मैंने आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिए हैं। अब उसी के आगे देखिए, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक विकल्पों का चयन कीजिए। गद्यांश आपका नेताजी का चश्मा, यह जो पाठ है इसी से संबंधित है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए वह अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है? तो इसमें देखिए पान वाले देशभक्त, इसमें जो है कैप्टन चश्मे वाले को बताया गया है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड वाला ऑप्शन सही है। फिर दूसरा है गद्यांश के आधार पर बताइए कि हवलदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसका है देखिए पान वाले को, उसको भी देखकर नहीं होते, मूर्ति को इसको देखकर, बल्कि कैप्टन चश्मे वाले को। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वह सही है। फिर आपका आता है पान वाला गद्यांश के आधार पर बताइए कैप्टन देखने में कैसा था? बेहद बुरा, मरियल, लंगड़ा, ये सभी। देखिए पाठ में बताया गया है कि वह बेहद बूढ़ा भी था, मरियल भी था और लंगड़ा भी। तो उसमें जो ये सभी ऑप्शन है ये सही है। फिर आपका चौथा प्रश्न है पान वाला किस बारे में बात करने को तैयार नहीं था? तो कैप्टन के बारे में, इसका उत्तर है कैप्टन के बारे में। फिर है हवलदार साहब को
पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। देखिए, पान वाले हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। अब देखिए, इसके बाद आपका है इसी में नमा प्रश्न। काव्यांश को पढ़कर विकल्पों का चयन कीजिए। अट नहीं रही फागुन आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे माल बंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इसमें पहला जो प्रश्न है वह काव्यांश के आधार पर बताइए कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। देखो, उसमें इसका आंसर फागुन में, बसंत ऋतु में। इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वह सही है। दूसरा है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किसका वर्णन किया है, प्राकृतिक सौंदर्य का, क्योंकि प्राकृतिक की सुंदरता जो है वह इस काव्यांश में बताई गई है। अब है प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम और कवि का नाम बताइए। इसका जो है जो है कौन से पाठ का लिया गया है, उत्साह जो कविता है उसमें जो सेकंड कविता है वह नहीं, तो उत्साह अट नहीं रही। फिर है आपका कि फागुन मास में पट नहीं रही है, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है वह, इसमें देखिए डालियाँ पत्तों से भर गई हैं। फागुन मास में पेड़ों की जो डालियाँ हैं वह पत्तों से भर गई हैं। इसका जो ये वाला सेकंड ऑप्शन है वह सही है। पट नहीं रही में कवि क्या कहना चाहता है, पट नहीं रही में कवि ये कहना चाहता है कि सब जगह सुंदरता फैली हुई है। ये आंसर भी सही है। रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं, यह भी सही है। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वह सही है, फर्स्ट और सेकंड। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको सैंपल पेपर के 9 क्वेश्चन तक मैंने आपको आंसर करा दिए हैं। धन्यवाद।